नमस्कार। सेहत की चौपाल के इस अंक में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के संबंध में। हार्ट अटैक क्यों होता है? वो कौन से कारक हैं जो हार्ट अटैक को प्रमोट करते हैं? हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लाएं कि हम हार्ट अटैक से अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें और जो हमारे नियर एंड डियर हैं उन सबको हार्ट अटैक से बचा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर इसको स्किप करके देखा तो बहुत सारी जानकारियां इसमें छूटने की संभावना बनी रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि प्रयास हमारा सार्थक है, समाज के लिए उपयोगी है, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा और थम्स अप देना मत भूलिएगा। हार्ट, हृदय हमारे पूरे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि अगर हार्ट को कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरे शरीर पे आता है। पूरे शरीर को एनर्जी देने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो अगर हार्ट के फंक्शन में कमी आती है, हार्ट का फंक्शन स्लो होता है या हार्ट ज़्यादा तेजी से फंक्शन करने लगता है या अचानक बंद हो जाता है, तो उसका असर तो पूरी बॉडी पे आना है ना। और हमारा ब्रेन, जिसको अगर 4 मिनट फ्रेश ब्लड ना मिले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिले, तो उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। यही हाल पूरे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन का है कि उसको अपने जीवन को चलाने के लिए, फंक्शन के लिए उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता है। ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये पूरी बॉडी को हार्ट सप्लाई करता है। अब जरा सोचिए कि पूरी बॉडी को तो हार्ट सप्लाई कर रहा है, मगर हार्ट को भी खाना चाहिए ना। उसको भी तो सप्लाई चाहिए ब्लड की, उसको भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई चाहिए। पास ब्लड तो है, मगर उस ब्लड को स्वयं यूज नहीं कर सकता है कि साहब हमने अपने हार्ट के लिए अलग से ब्लड बचा लिया और बाकी सब हम दूसरों को भेज रहे। नहीं, वो पूरा ब्लड ही फ्लो करेगा। उसी में से कुछ पोर्शन जो उसके लिए है, हार्ट के लिए, वो घूम करके हार्ट की मसल्स में आएगा अलग अलग आर्टरीज के जरिए। कितनी आर्टरी हैं? 3 आर्टरी होती हैं। इनका नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अलग अलग पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती हैं। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हार्ट की एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। हार्ट जो पंप करता है उसी से एनर्जी लेकर के पंप करता है। अब पूरे बॉडी को तो हार्ट सप्लाई कर रहा है, और अगर हार्ट की सप्लाई किन्हीं कारणों से बाधित होती है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कोई रुकावट आती है, समझिए पूरे शरीर के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। आइए जानते हैं कि हार्ट की सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज समस्या क्यों आती है, क्यों होता है ब्लॉकेज, क्यों होती है ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाती है। उसका मुख्य कारण है कि हमारी रूटीन लाइफ में हम जो प्रयोग कर रहे हैं, खाने पीने जो सामान ले रहे हैं, वो जा करके, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, फैट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसका कुछ हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो है हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में अंदर जाके चिपकता है थोड़ा सा। जब वो चिपकता चला जाता है तो उसके बीच का रास्ता थोड़ा थोड़ा सकरा होता चला जाता है, जिस वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। कभी कभी हमारे आर्टरीज हैं, ये थिक हो जाती है, इनकी वॉल, जो उसकी दीवार होती है आर्टरी की, ये थिक होने लगती है। जब वॉल थिक हो जाती है तो भी रास्ता नैरो हो जाता है। कभी कभी ब्लड क्लॉट हार्ट से चलता हुआ बॉडी से घूमता, जहां से क्लॉट हुआ घूमते घूमते उस कैपिलरीज में आकर के फंस गया, नहीं निकल रहा, ज्यादा फोर्स लगाया तो कैपिलरी रैप्चर हो गई, ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई हार्ट के उस हिस्से की। ये कारण होते हैं ब्लड सप्लाई बंद होने के, ये काजेज हैं ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की। और जब तक ब्लड सप्लाई होती रहती है, नॉट इवन आप सोचिए 90% ब्लॉकेज भी है, तो भी अगर 10% ब्लड सप्लाई हो रही है तो, और आपका वर्क बिल्कुल सिंपल है, घर से जाते हैं, ऑफिस से बैठ जाते हैं, काम करते हैं, चले आते हैं, कोई एक्सर्शन नहीं है आपके शरीर में, तो पता नहीं चलेगा 90% तक आपका ब्लॉकेज है। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने डेली रूटीन को चेंज करें। हम बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज की। जब कोई कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट के उस हिस्से में ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। जैसे ही हार्ट के उस
स्पेसिफिक पोर्शन में ब्लड सप्लाई कम होगी, हार्ट की मसल्स को सप्लाई कम मिलेगी और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो चेस्ट के उस पोर्शन में पेन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई, हार्ट में सीवियर पेन होगा, और सीवियर पेन होते ही आदमी जो है सीने पे हाथ रख करके बैठ जाएगा नीचे, थोड़ी देर बाद बेहोश भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा हार्ट का जिसको 4-5 मिनट ब्लड नहीं मिला है, वो डेड हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है इस पोर्शन की, और थोड़ी देर बाद कंप्लीटली उस पोर्शन की डेथ हो जाती है, जिस वजह से आदमी बेहोश हो जाएगा, और अगर समय पर उसे फर्स्ट एड ना मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं हार्ट अटैक। कारण आपने देख लिया, नंबर 1 हार्ट है, उसको सप्लाई करने वाली 3 कैपिलरीज हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन अगर एक निश्चित सीमा तक है तो डिमांड के अनुसार सप्लाई अगर ब्लड को मिल रही है कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर सप्लाई कम हो गई और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो चेस्ट में पेन होगा। सप्लाई पूरी तरह से ब्लड की अगर रुक गई तो हार्ट का वो हिस्सा डेड होने लगेगा, 4-5 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी हार्ट के उस पोर्शन की, जिस वजह से सीवियर चेस्ट पेन होगा, आदमी बेहोश होगा, अनकॉन्शियस होगा, और समय पर उसे फर्स्ट एड न मिली तो उसकी डेथ भी हो सकती है। यही है पूरी प्रक्रिया, यही है हमारा हार्ट अटैक। हमारे चेस्ट में पेन क्या केवल हार्ट डिजीज की वजह से ही होता है? क्या कोई और कारण नहीं है? बहुत सारे कारण हैं। कभी गैस परेशान करेगी तो भी आपको पेन होगा, गाल ब्लैडर में स्टोन होगा तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा, निमोनिया होगी तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा, कंसोलिडेशन होगा तो भी आपको चेस्ट में पेन होगा, फेफड़े में सूजन होगी, ब्रोंकाइटिस कह लीजिए, तो भी आपके चेस्ट में पेन होगा। कोई कहता है साहब गैस का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप इस बीमारी को समझेंगे कि आपको पेन हार्ट का हो रहा है या आपको पेन किन्हीं अन्य कारणों से हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप चाहें या अच्छी तरह समझ लीजिए। हमारा जो हार्ट का पेन होगा वो कंटिन्यूअसली नहीं होगा, रुक रुक कर होगा। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको पेन स्टार्ट होने लगा, आप बैठ गए, आपने कहा क्या करें भाई सीने में दर्द हो रहा है, आप बैठ गए, विद इन मिनट्स आपका पेन गायब। फिर आप उठ के काम करने लगे, फिर आपका पेन स्टार्ट हो गया, फिर आप बैठ गए, फिर आपका पेन कम हो जाएगा। समझ जाइए यू आर सफरिंग विद ए क्रॉनिक हार्ट डिजीज। जो पेन चेस्ट का आपके एग्जर्शन के साथ बढ़े वो हार्ट का पेन है। आप रेस्ट करना शुरू कर दें, पेन कम हो जाए, सबसाइड हो जाए, समाप्त हो जाए, इसका मतलब है कि वो हार्ट का पेन है। तो इसका असर विद इन मिनट्स में होता है। और जो इसके अलावा दूसरे कारण से हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एसिडिटी है, गैस की शिकायत है, या आपके ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया हो गया है, किसी को ट्यूमर है, किसी को मैलिग्नेंसी है, ये सारे पेन एकदम से नहीं समाप्त होते हैं कि साहब अभी थे 1 मिनट में गायब ना। ये होंगे तो लगातार होंगे कुछ समय तक, जब तक इसका मेडिकेशन नहीं होगा, जब तक इसी दवा नहीं लेंगे तब तक ये पेन होते हैं। रुक रुक के ये भी होते हैं, मगर रुकने में सेकंडों का अंतर नहीं होता है कि 1-2 सेकंड 10 सेकंड पहले अभी हो रहा था अब बंद हो गया। ये हार्ट डिजीज में ही हुआ केवल। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे हम कार्य करना बंद करते हैं, आराम करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारा चेस्ट पेन बंद हो जाता है हार्ट से रिलेटेड। कारण ये एक सप्लाई और डिमांड, हार्ट की मसल्स की जो डिमांड है वो बिल्कुल 10% ब्लड भी अगर उसको मिल रहा है टोटल सप्लाई का तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं हो, अपना हार्ट चलता रहता है। यानी कि 90% ब्लॉकेज है तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि यू आर सफरिंग विद क्रॉनिक हार्ट डिजीज। हाँ, अगर आप एग्जर्शन में पेन होने लगे तो आप समझ जाइए कि आप 80-90% ब्लॉकेज हो चुका है।
इमीडिएट अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ईसीजी कराया जाता है तो ईसीजी 90% नॉर्मल आता है, कोई चेंज नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि ईसीजी जब लिटा के कराया जाता है, बहुत ही रेस्ट की स्थिति में कराया जाता है। 2 4 5 10 मिनट आप लेटे रहते हैं, फिर अटेंडेंट आता है, वो आकर के आपको लीड्स वगैरह लगाता है, उसमें 2 4 5 मिनट लगते हैं, तब तक आप और रेस्ट करते हैं। हार्ट की डिमांड बिल्कुल कम हो चुकी होती है। उस समय अगर 90% तक ब्लॉकेज है और 10% भी आपको ब्लड फ्लश मिल रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, समझे ना? बिल्कुल नॉर्मल आएगा ईसीजी। तो लोग कहते हैं ना साहब ईसीजी करा लिया, उसमें कुछ पता नहीं चला। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जब दौड़ते हैं, तेज वॉक करते हैं, उस समय बॉडी को लगभग 20% ब्लड, टोटल ब्लड सप्लाई का हार्ट के मसल्स को 20% ब्लड चाहिए। इसीलिए कहते हैं ट्रेडमिल कराइए आप। ट्रेडमिल भी बता सकता है, जब 80% ब्लॉकेज होगा तो नहीं बता पाएगा ट्रेडमिल। 80% जब ऊपर जाएगा ब्लॉकेज, 82 83 85 90 से कम आएगा, तो आपको ट्रेडमिल बता सकता है कि साहब आपकी इतनी ब्लॉकेज है। लेकिन अगर इससे कम है, 80% से कम है, तो ट्रेडमिल से भी नहीं पता चलता है कि ब्लॉकेज कहां पे कितना है। इसीलिए आपको अपने पेन पे नजर रखनी पड़ेगी। हार्ट में अगर कोई चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उस पेन की सीवियरिटी और उस पेन के कैरेक्टर को पहचानना होगा, कैसे हो रहा है। तो देखा आपने, ईसीजी, टीएमटी हमारी बॉडी के लिए तभी, हमारे इन्वेस्टिगेशन तभी हमारे लिए यूजफुल है जब हार्ट का ब्लॉकेज 80% से ऊपर हो। ईसीजी का हमारे लिए तब डायग्नोस्टिक फीचर्स दे सकता है जब ब्लॉकेज 90% से ऊपर हो। क्या फायदा है? क्या हम 80 और 90% तक इंतजार करेंगे? नहीं। और इन्वेस्टिगेशंस हैं। एक इन्वेस्टिगेशन है एंजियोग्राफी। उस एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, बॉडी की किसी मोटी वेसल से एक वायर डालते हैं, कंप्यूटर गाइडेड होता है वो, और वो जाकर के हार्ट के उनके प्लेस तक पहुंचता है, फिर वहां की पिक्चर लेता है और एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है कि हमारी कौन सी आर्टरी ब्लॉक है, कितने % ब्लॉक है। मगर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, उसको पूरी बेहोशी दी जाती है और उसके नॉर्मल होने का वेट भी किया जाता है। ये तो हुआ एंजियोग्राफी। हर आदमी नहीं करवा पाएगा एंजियोग्राफी। क्यों? क्योंकि हमारे दिल के अंदर एक डर होता है, एक दहशत होती है कि अगर हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने चेक किया और उसने कह दिया साहब 90% ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना जरूरी है, तो क्या करेंगे? फिर वो 10 बार पूछेगा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दें, एंजियोप्लास्टी कर दें इसमें, तब क्या करेंगे? तब तो करवाना ही पड़ेगा ना। इसलिए बहुत सारे लोग एंजियोग्राफी को अवॉइड करते हैं, एंजियोग्राफी नहीं करवाना पसंद करते हैं। और कोई टेस्ट है नहीं, मगर नहीं, अभी एक नया टेस्ट आ गया है, सीटी कोरोनरी स्कैन। सीटी कोरोनरी स्कैन, इसमें एक दवा आपकी नस में लगाई जाएगी और उसके 10 मिनट बाद आपके 4-5 एक्सरे किए जाएंगे। एक्सरे करने के बाद आपको रिपोर्ट बता दी जाएगी कि आपकी ईआरटी इतना % ब्लॉक है, आपकी ईआरटी इतना % ब्लॉक, ईआरटी इतना %। कितना इजी मेथड आ गया है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप डायग्नोस सेंटर पहुंचे, सीधे आप रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचिए और बताइए कि साहब मुझे ये टेस्ट करवाना है, कोरोनरी सीटी स्कैन, हो जाएगा। अब हमने इन्वेस्टिगेशन अपना करा लिया और पता लगा कि हमारा 70% ब्लॉकेज है। हम अपने डॉक्टर से पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमको इमीडिएट मेडिसिन लिखते हैं कि ये दवा खाते रहिए, इससे आपका खून पतला रहेगा, ये दवा आप खाते रहिए जिससे आपको क्लॉट नहीं बनने पाएगा, और ये दवा आप लेते रहिए जिससे एग्जर्शन में आपको पेन नहीं होने पाएगा। मगर वो रास्ता कहां पर है कि हमारा जो 70% है 80% नहीं होगा? वो मेडिसिन कहां पर है?
कि हमारा 90% उसका 92% नहीं होगा, हमारा कभी कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होगा। जो कंप्लीट ब्लॉकेज होगा तब के लिए डॉक्टर बैठे ही हैं। हमको कोई पेन, अचानक सीवियर पेन होता है चेस्ट में, तो डॉक्टर इमरजेंसी में हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए बैठे हैं। मगर हमारा 70% 60% पे हो जाए ब्लॉकेज, इसके लिए क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं। ये आपके हाथ में है, आप ही को करना है अपने 70% को 60% और 70% को 70% पे लॉक कर देना है। कैसे? इसी पे तो बात कर रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी बॉडी में हमारी आर्टरीज के ब्लॉकेज को बढ़ा रहे हैं। हम उनको अवॉइड कर लें, अपनी जीवन शैली में चेंज ला लें, शर्तिया हमको हार्ट अटैक की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बशर्ते थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा सा विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी आपकी। खैर कोई भी कार्य आपको करना हो, उसे विल पावर तो आपको स्ट्रांग होनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, तभी तो आप कार्य में आप सफल हो सकते हैं। वो चाहे आपकी स्टडी हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्क हो, विल पावर ही तो सब कुछ करती है। तो आज मैं उसी विल पावर के लिए बता रहा हूं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं, हमको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वो चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं? हम बात कर रहे थे कि हम 70% पे हैं, डॉक्टर की दवा से हम चलते रहेंगे, हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन ये हमारा ब्लॉकेज 70 से 80 नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 80 वाला ब्लॉकेज 90 पे नहीं जाएगा, 90 वाला ब्लॉकेज कंप्लीट ब्लॉकेज पे नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या 90 वाला कभी 80 पे आ सकता है? हमारी बॉडी में साहब हमने 6 महीने पहले चेक कराया था, 80% ब्लॉकेज था, आज दोबारा चेक कराया है तो अब 70% ब्लॉकेज आ गया। कैसे संभव है? संभव है, आपकी विल पावर चाहिए बस। इसके लिए सबसे ज्यादा जो हार्मफुल है, नंबर 1 आपका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, और दूसरा डायबिटीज। इन दो चीजों को अपने डॉक्टर से मिल करके रेगुलरली इसका मॉनिटरिंग करवाइए, चेकअप करवाइए, और उस डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन एडवाइस की जा रही है उसको लीजिए, ताकि ये दोनों अगर कंट्रोल रहेंगे तो हार्ट के बिगड़ने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, हमारी कैपिलरीज डिपोजिशन के चांसेस कम होते हैं। और इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। उसमें से एक स्मोकिंग, नंबर 2 टोबैको च्यूइंग। तंबाकू आप चाहे सिगरेट में पिए, चाहे हुक्के में पिए, चाहे सिगार बना करके पिए, या बीड़ी के साथ पिए, या मुंह में खैनी गुटखा के रूप में प्रयोग करें, अति आवश्यक है कि आप इसको टोटल बंद कर दें। क्या आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में 8 मिलियन पीपल्स, 80 लाख लोग टोबैको च्यूइंग के से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से प्रतिवर्ष डेथ होती है। कितने? 8 मिलियन, 80 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, मगर कहीं शोर नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, भारत ही नहीं पूरे विश्व ने उसको रोकने के लिए दिन रात एक कर दिया था। और कोविड से मरने वाली संख्या कितनी है आज की तारीख में? 70 लाख के आसपास है केवल। मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं टोबैको से मरने वालों से। टोबैको से प्रति वर्ष पूरे विश्व में 80 लाख लोग मर रहे हैं, और कोविड से 4 साल में 70 लाख लोग मरे। अपने आप हार्ट की डिजीज से ले लीजिए, हार्ट की डिजीज से अकेले भारतवर्ष में 35 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। है कहीं शोर? है कहीं अवेयरनेस? है कहीं कोई जागरूकता? कुछ नहीं। हमें तो नहीं दिखता इसके ऊपर कोई स्पीच चल रही हो, गवर्नमेंट से कोई प्रोग्राम चल रहे हो, प्रोग्राम चल रहे होंगे, जैसे चल रहे वैसे चल रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि हार्ट के डिजीज से बचने के लिए हमें क्या करना है? अवेयरनेस प्रोग्राम चलानी चाहिए गवर्नमेंट को। हमको, आपको, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है, अपने साथी संगियों के साथ बैठ करके उनको इसके बारे में जिक्र करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि कैसे अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएं। तीसरी चीज है स्ट्रेस, तनाव।
तनाव भी किसी कारण से नहीं लेना है, कोशिश करिए। टेंशन से बचना है, तनाव से बचना है, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। अपने आप को बिजी रखिए अधिक से अधिक। और नॉनवेज भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। हमको नॉनवेज नहीं इस्तेमाल करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूं, आपसे बहुत सारे लोग उसमें आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सब में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है इनसे। सभी प्रकार के तेल, बहुत से तेल के ऊपर बारे में लिखा रहता है हार्ट के लिए लाभदायक है और ये नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो ट्राइग्लिसराइड कहां फ्री है? ट्राइग्लिसराइड भी तो हार्ट में हमारे जम रह जा करके लेयर्स में। उन लेयर्स को जो हमारी कोरोनरी आर्टरी लेयर्स में लगी उसको बढ़ाना थोड़ी है, उसको तो कम करना है। तो आपको क्या कम करना है? नंबर 1, फिर से जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। नंबर 1, बीपी कंट्रोल रखना है, डायबिटीज कंट्रोल रखनी है, स्मोकिंग छोड़ देनी है, टोबैको किसी भी रूप में यूज नहीं करना है, तनाव को कम करना है, नॉन वेज काफी हद तक कम कर दिया, अगर बंद कर दे सो फार सो गुड। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को काफी हद तक कम कीजिए। किसी भी प्रकार का तेल का प्रयोग बंद कर दीजिए। मैं जानता हूं ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे साहब तेल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? आप कम करिए ना। आपके परिवार में अगर 4 लीटर तेल हर महीने खर्च हो रहा है तो आप उसको 1 पिलाइए, 2 पिलाइए ना, 1 पिलाइए, आधा लीटर पिलाइए। जहां आप 4 चम्मच डाले थे वहां आधा चम्मच डाल के हम चलाइए, क्योंकि ये पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बच्चों को नहीं पता चलेगा। बच्चों को इसलिए नहीं पता चलता है कि बच्चे जितना खाते हैं उनकी बॉडी में लगता चला जाता है। 18-20 साल तक जब तक वो बढ़ रहे हैं तब तक वो सब खपता चला जाता है, लेकिन 20 साल के बाद तो आपकी हाइट बढ़ना बंद हो गई ना। तो जो आपने खाया, जो फैट आप एक्सेस ले रहे हैं, जो फास्ट फूड ले रहे हैं, जो जंक फूड ले रहे हैं, वो उनकी कैलोरीज कहाँ जा रही हैं? बॉडी के अंदर ही जमा हो रही ना। कुछ आपके लीवर में जा रही हैं। साहब 24-25 साल के बच्चे का सीटी कराइए, वो अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आता फैटी लीवर स्टेज 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, फैटी लीवर ग्रेड 3। क्या है कि जो खा रहा वही तो वहां डिपॉजिट हो रहा, क्योंकि बॉडी में तो लगना नहीं है। या फिर उसके वेट को बढ़ाएगा। जब वेट बढ़ाएगा तो फिर हार्ट को सप्लाई करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ आपका? नंबर 1, आपको बीपी कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, स्मोकिंग छोड़ देना है, टोबैको किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस तनाव को बचना है, उससे बचने के लिए योगा और व्यायाम करें। आप नॉनवेज बंद करें, मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद कर दें, कोशिश करें, दूध हमें बंद कर दीजिए। क्योंकि हम लोग बॉडी में जब वो लिपिड प्रोफाइल जांच कराते हैं तो उसमें कहते हैं अच्छा एक अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल एक बैड वाला है। साहब ये हमारा एक एलडीएल हमारे लिए बढ़िया है, एचडीएल हमारे लिए खराब है। अरे सब खराब है आपके लिए। ये थोड़ी ना है कि आपने साहब एक बढ़ गया तो ये अच्छा वाला ये खराब वाला ना, दोनों ही जाकर के स्टिक करेंगे आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर। हर चीज का एक लेवल होना चाहिए, उससे ऊपर बढ़ना ही नहीं चाहिए। ना हमें एचडीएल चाहिए ना हमें एलडीएल चाहिए, दोनों ही नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे शरीर के लिए उतने ही घातक हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमने सारे प्रयोग तो कर डाले, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मॉर्निंग में तेज रफ्तार में टहलने भी जा रहे हैं, उसके साथ साथ में हम प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, मगर क्या खाना है ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो हम छोटे छोटे चेंजेस बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े चेंज नहीं है। खाने में सब्जियों का प्रयोग आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये सोचिए कि आप एक थाली खाना ले रहे हैं तो उसमें आधी थाली आपकी सब्जियों से भरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में साबुत अनाज है बढ़ा दीजिए, दाल है, राजमा है, बीन्स है, सोयाबीन है, इन सब का यूज आप बढ़ा दीजिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें काफ़ी अच्छा होता है, अखरोट है, चिया, नाश्ते में चिया सीड्स लीजिए, अलसी सीड्स लीजिए, कद्दू के सीड्स हैं, और इलायची,
मसाले में एक इलायची डेली लीजिए कम से कम, अदरक का प्रयोग कीजिए, आंवला प्रयोग कीजिए, हल्दी का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितना खाने में पड़नी। नमक का प्रयोग कम कर दीजिए। सोडियम अगर आप लेते रहेंगे तो ये परेशानी नहीं कंट्रोल आएगी। सोडियम को आपको कंट्रोल करना होगा। हमारे टेबल पे साल्ट है, उसको चेंज कर दीजिए। उसमें सिंपल नमक रखने से बेहतर होगा कि आप सेंधा नमक रखें, एक हिमालयन साल्ट आता है उसको रखें। मेरा प्रयास अगर आपको सार्थक लगता है, आपको लगता है कि हमने कुछ उपयोगी जानकारियां आपसे सबसे समाज से साझा की हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।